नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और 24 की सरकार के लिए आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 48.52% मतदान हुआ है। खरगोन में अब तक सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया और इंदौर में अब तक सबसे कम मतदान देखने को मिला है। देवास में 52.11%, धार में 49.37% वोटिंग हुई है। इंदौर में 38.60%, खंडवा में 48.15%, खरगोन में 51.48% मतदान में, मंदसौर में 50.39% मतदान हुआ है। रतलाम में 51.13% का मतदान हुआ है। तो वहीं उज्जैन की बात करते हैं 49.71%। तो सबसे कम इंदौर में वोटिंग देखने को मिली है 38.60%। इंदौर में सबसे कम वोट अभी तक दर्ज किए गए हैं। और आपको बता दें इसी के साथ ही ये भी जानकारी कि सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो खरगोन में देखने को मिला है। तो देखिए, इंदौर से सबसे कम अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल के सामने आया है। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितना प्रतिशत मतदान आखिरकार 1 बजे तक हुआ है। तो इंदौर में अब तक सबसे कम मतदान देखने को मिला है। खंडवा की बात करते हैं 48.15%, इंदौर में 38.60%, धार की बात करते हैं 49.37% और देवास की बात करें 52.11%। अभी 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आ चुका है। इसी के साथ ही आपको जानकारी दी रतलाम की 51.13% का वोटिंग परसेंटेज रतलाम का निकल के सामने आया। उज्जैन की बात करें 49.71% का वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक सामने आ चुका है। मंदसौर की बात करें 50.39% और खरगोन की बात करते हैं तो 51.48%। तो देखिए, लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आखिरी चरण का ये मध्य प्रदेश का मतदान है। और अब मतदान में आपको अपनी आहुति किस तरह से देनी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चर्चा करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमित चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश शर्मा जी आपसे रहेगा। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया है, इसका क्या एनालिसिस आप कर रहे हैं? देखिए, काफी संतुष्ट करने वाला मतदान है 1 बजे तक का, क्योंकि उसके बाद अभी भी 5 घंटे बाकी हैं। 6 बजे तक मतदान होगा। तो इस 5 घंटे में, और अभी दोपहर का समय चल रहा है, दोपहर के बाद जो मौसम का जो प्रभाव कम होगा और मतदाता निकलेगा, तो मुझे लगता है ये प्रतिशत 2019 से पार निकल जाएगा। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस को थोड़ी सी चेतना बाद में ये आई कि उसकी पोजीशन ठीक है और उसको चुनाव मूड बना के लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस के ने भी अपने मतदाताओं को निकलने का संदेश दिया है। लेकिन उससे ज्यादा भाजपा की तरफ से जो रणनीति के रूप में जो मतदान कराने की बात हुई है, कंट्रोल रूम बन गया है, एक एक क्षेत्र की जानकारी ली जा रही है, हाईकमान को बार बार जानकारी दी जा रही है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा ने अपने समर्थकों का भी मतदान कराया है। तो ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो हुआ है देवास में। मेरे ख्याल से आपने दूसरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन देवास में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर खरगोन में हुआ है, तीसरे नंबर पर रतलाम में हुआ है, और चौथे नंबर पर जो है, जो मेरी जानकारी भी है, वो मंदसौर में हुआ है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मालवा और निमाड़ ने अन्य क्षेत्रों की सारी जो पोजीशन है उसको उन्होंने कवर किया है, और कवर करने के बाद जो है मध्य प्रदेश के मतदान का प्रतिशत बढ़ाया है। अब जहां तक सीटों के मामले में है, तो अभी कोई बहुत ज्यादा कहने की स्थिति नहीं है कि भाजपा कोई लॉस में जाएगी या पिछली 8 सीटों में से क्या घटाएगी, क्या करेगी। अभी ऐसी तत्काल जानकारी देना उचित नहीं लगेगा। रतलाम में जरूर थोड़ा सा जो है कांटे का मुकाबला है, लेकिन जीत हार के बारे में अभी चूंकि मतदान का जो एक रुख दिख रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि एकदम से अपन ये कह दें कि कांग्रेस के पाले में भी कुछ चला जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक जो है उत्साहजनक वातावरण का लाभ जो है राजनीतिक पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगी। ठीक है। मिलन भार्गव जी, आप अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया है उससे कितने संतुष्ट लग रहे हैं? क्या मान रहे हैं, कितनी सीटें? देखिए कीर्ति जी, हम तो 29 की 29 जीत निकले हैं और हमारा संगठन
पूर्णतः आश्वस्त है, क्योंकि जो रणनीति के साथ जो विकास कार्य हमने 10 वर्षों में किए और 20 वर्षों में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किए, इस डबल इंजन की सरकार ने जनता के हितों की रक्षा करते हुए संसाधनों को पूरा किया, और जो भारत जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ भी रहा है। देखिए, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच गए, हमारा संगठन क्षमता है, हमारा संगठन का एक ढांचा है, एक काम करने की कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति के आधार पर मतदाताओं ने जिस जागरूकता के साथ, जिस उमंगता के साथ, जिस उत्साह के साथ इस मतदान में भागीदारी दिखाई है, तो ये मान के चलिए, क्योंकि ये चुनाव कई चरणों में हुआ है, चौथा चरण है, मध्य प्रदेश में आखिरी चरण है चूंकि, और इस चरण में आप देखिए कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, इसमें कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, वो उजागर भी, जो षड्यंत्र और जो प्रपंच उन्होंने रचने का प्रयास किया। आज टेलीविजन पे आप इनके प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो भिन्न भिन्न मुद्दे गिनाएंगे कि इन पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन क्या कारण के बीच चुनाव में आप पाकिस्तान को ले आते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत से कहते हैं कि पाकिस्तान के नतमस्तक हो जाइए क्योंकि उनके पास एटम बम है। आखिर क्या कारण है कि बीच चुनाव में आप भारत के बहुसंख्यक समाज की संपत्ति लूटने की योजना को उजागर करते हैं और कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को हम लूट कर हम मुसलमानों को देंगे? आखिर ये धर्मभेद क्यों आखिर कारण है कि आप भारतीयों को चीनी और अफ्रीकी बताकर नस्ल भेद बढ़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति होना चाहिए मुद्दों पर, जनता के हितों की, लेकिन आप देखिए किस प्रकार की राजनीति और वर्ग विशेष के वोट हथियाने के लिए कांग्रेस कितने निचले स्तर पर आ गई। आप देखिए बीच चुनाव में तीसरा चरण था, जब ग्वालियर चंबल संभाग में वोटिंग होनी थी, जिस प्रकार सागर संभाग में वोटिंग होनी थी, उसमें कांग्रेस के जीतू पटवारी जी आते हैं और एक दलित महिला में पूछते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ना, मुद्दों की राजनीति क्यों पूर्ण हो जाती है? क्यों जीतू पटवारी जी बीच चुनाव में जाकर प्रचार करते हुए एक दलित महिला की बात करते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण। इससे क्या होगा? तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, कई चरणों में कई तरह के कांग्रेस के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और हर किसी के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार 5 सालों में जो काम करेगी उसको चुनने का काम लगातार जनता जो है वो कर रही है। अमित चौरसिया जी, उन्होंने कह दिया कि 29 की 29 सीटें हम जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम जीत भी रहे हैं, हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। आप क्या मान रहे हैं? और मेरे मित्र अभी मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर ही कहाँ रही है। डबल इंजन की सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो किसान आज परेशान है, उसको फसल के दाम नहीं मिल रहे, महिलाओं को सम्मान नहीं है, दलित आदिवासियों का निरंतर अपमान इस मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसकी रोज नए दिन एक नई इबारत लिखी जा रही है। झाबुआ रतलाम सांसदीय क्षेत्र के नागा सिंह चौहान जी की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही, उन्हीं के रिश्तेदार आदिवासी महिलाओं के बच्चियों के साथ कुकर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं। मध्य प्रदेश से 2 लाख महिलाएं लापता हैं। इसके विषय में चुप हो जाएंगे। देखिए, पहले चरण से चलते चलते चौथा चरण आज मतदान का आ गया है और 7 चरणों का ये चुनाव है। तो ये आज की स्थिति परिस्थिति बता रही कि जनता मतदाता करवट ले चुका है इस चुनाव में, और अब जो है चुनाव जो है मुद्दों पे आ गया, चेहरों पे नहीं रह गया। और जिस तरह से मोदी जी की भाषा निम्न स्तरीय होती चली जा रही है, जिस तरह से हिंदुत्व भावनाओं को जगाकर, भावनाओं को भड़काकर एक तुष्टीकरण की राजनीति को फैलाया जा रहा है, जनता उसको भली भांति समझती और जनता इसका करारा जवाब भी देगी। मैं समझता हूँ अगर ये इतने ही मजबूत थे तो इनको लोकतंत्र की चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए थी। आज इंदौर में मुंह छुपाए घूम रहे हैं। आज इंदौर शहर की जनता नोटा से जवाब दे रही, जो महाअहिल्या के न्याय की नगरी है, जिसको स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, जिसको अपनी संस्कृति और सभ्यता में इंदौर में देश ही नहीं विश्व में जाना पहचाना जाता है। आज वो राजनीतिक गंदगी और कचरा जो भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मकता का माहौल इंदौर शहर में फैलाया, उसका जवाब दे रही है। आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग। खजुराहो में इनके भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जब चुनाव नहीं लड़ पाने में असमर्थ थे तो उन्होंने सामने से प्रत्याशी का, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन कलेक्टर को दबाव बना के निरस्त करा दिया। आपको आवश्यकता क्या थी? क्योंकि यही वीडी शर्मा जी भय खाए हुए थे विधानसभा चुनाव में, जब 8 विधायकों ने उनके खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। वहां के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों ने वीडी शर्मा जी की तानाशाही के खिलाफ खुली बगावत करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जमीन पूरी हिली हुई है और इनके 370 प्रति बूथ के जो वोट लाने के वादे थे वो भी हवा-हवाई हो गए। तो ये जो परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ठीक है, फिर ये बताएगा कि इंदौर में जो भी अभी तक 38.60% वोट पड़े हैं, आप क्या मान रहे हैं? वो वोट किसके पक्ष में पड़े होंगे? क्या वो नोटा के पक्ष में पड़े हैं या बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं? आप क्या मान रहे हैं? नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का। इंदौर शहर अपने कर्तव्यों को निभाने में सबसे आगे रहता, सबसे अग्रणी रहता। जब पूरे देश में मतदान का प्रतिशत कम होता तो इंदौर का प्रतिशत सबसे अधिक होता।
और ये इंदौर के प्रतिशत का गिरता हुआ मतदान ये बताता है कि लोकतंत्र के प्रति किस तरह से नीरस भावना मतदाता के मन में आ गई और मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश है। भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी निरंकारी और निरंकुश पार्टी हो गई है क्योंकि 8-0 कई बार जनता भावना में बेके भावावेश को एक निर्णय ले लेती है, फिर उसको समझती और सोचती विचारती कि निर्णय गलत था और ये निर्णय पलटने का दौर था लोकसभा में, जो इंदौर शहर के अंदर 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी को दिए और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार फूट के निकला, जो जिस तरह से कानून व्यवस्थाएं चरमराई, जिस तरह से लूट, अपराध, चोरी, डकैती, लाइव हत्याएं हुई, लोगों के मकानों दुकानों पर कब्जे सामने होने लग गए, तो जनता को ये महसूस हुआ कि भावावेश लिया गया निर्णय उनका गलत था और ये लोकसभा चुनाव में जनता इसका निर्णय बदलने जा रही थी और इसका आभास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया था। जनता अपना निर्णय बदलने जा रही है, वो तो जनता के मन में क्या है वो 4 तारीख को हम सभी देख लेंगे। सुरेश शर्मा जी, क्या जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज इंदौर से निकल के सामने आया है, इसकी उम्मीदें पहले से जताई जा सकती थी और इसी तरह से माना जा रहा था कि इसी तरह का कुछ वोटिंग परसेंटेज आने वाला है, या अक्षय कांति बम अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए ही खोटा सिक्का साबित हो गए? नहीं, ये जो मतदान हो रहा है, देखिए कांग्रेस के लोग किस बात के लिए मतदान करेंगे? नोटा के लिए। तो नोटा के लिए कोई मुहिम चला करके मतदान करने जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। ठीक है, बहुत लोग नोटा पे करेंगे जो नाराज हैं या कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन इंदौर कांग्रेस मानसिकता का शहर बचा नहीं है, इसलिए वहां जो मतदान हो रहा है वो 95% तो बीजेपी का ही हो रहा है। आप अच्छा, ये मैंने यहाँ भोपाल में बैठ करके कह रहा हूँ, ऐसा ना कहा जाए, ये मुझे इसलिए भी कि टीवी चैनल्स पर खुल करके लोग बोल रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर भी बोल रहे हैं, बाकी चैनल्स को भी मैं देखता हूं तो उसमें भी यही बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि जब आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन का गंगा स्नान हो रहा है, आज के बाद तो मध्य प्रदेश में कोई वोट नहीं डालेगा, अन्य राज्यों में 3 चरण के मतदान हो रहे होंगे, तो इसके बाद इतनी नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं चाहता था इस पे बोलना, लेकिन ये कि खजुराहो में दबाव डाल करके और नामांकन रद्द कराया गया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत नहीं की, ये कितना अपने आप में विरोधाभासी है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोगों के सामने बात प्रस्तुत कर रहे होते हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता हो या भाजपा का हो, तो कम से कम उसके सत्यता तो परख ले कि भाई हमारे दल ने क्या किया है और इधर क्या किया है। मुझे लगता है कि इसका संदेश अच्छा जाता है और एक विद्वान लोग हैं, ये अच्छे युवा हैं, भविष्य भी इनका काफी अच्छा है जो हमारे साथ ही बैठे हैं दोनों के दोनों। तो मुझे ये लगता है कि कई बार जो है हम जल्दी में या फ्लो में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो बहुत मीनिंग्स निकालते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में जो 8 सीटें हैं, मैं कह रहा हूं रतलाम को छोड़ करके किसी भी सीट पर किसी भी प्रकार के कोई प्रेशर या दबाव की स्थिति नहीं है। रतलाम के अंदर इतना है कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं कांतिलाल जी भूरिया, लेकिन पिछला चुनाव वो हारे थे। उपचुनाव जो है विधानसभा का वो जीते थे क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव उनका बेटा हारा था। तो ये दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि गई। अच्छा, एक उनकी जो बहन थी कलावती भूरिया जी, उनके निधन के बाद जो महिलाओं में एक प्रभाव बनने वाला मामला रहता था, उसमें एक डिस्टर्बेंस आया है, यदि राजनीतिक समीकरण के रूप में रह गए, लेकिन फिर भी कांतिलाल जी को वहां कमजोर नहीं माना जा सकता। चुनाव में जीत हारे एक अलग विषय है। मिलन भार्गव जी, रतलाम चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, तो क्या 29 में से एक सीट चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप, या फिर उसको भी लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है? देखिए कीर्ति जी, चुनौती भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जो अपने कार्यों को लेकर है, क्योंकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य से परे जाकर उससे अधिक काम करना, ये हमारे लिए चुनौती। दूसरे दल जो चूंकि पनौती बन चुका है अपने बयानों से, अपने कर्मों के आधार पर, उस पनौती से तो कोई चुनौती नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि इसमें भी खुश हो रही है, देखिए आप इंदौर में जिस प्रकार से नोटा का प्रचार कांग्रेस पार्टी करी है, जबकि खजुराहो की स्थिति अभी आदरणीय सुरेश जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस ने जिस पार्टी को समर्थन दिया वो लड़ने को ही तैयार नहीं थे। तो ये एक जगह नहीं, ये सूरत में भी हुआ, इस तरह की घटनाएं पूरी से भी देखने को मिली। तो ये भिन्न भिन्न जगह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में नामांकन तो कर गए, लेकिन बेमन से जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे, तो अकारण कई सारे कारण पैदा किए गए ताकि वो चुनाव ना लड़े। और जो लड़ भी रहे हैं वो घर बैठकर लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं वो अकेले लड़ रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है कि 100 वर्ष पुराना दल आज इस प्रकार की परिस्थिति में निर्मित हो गया है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा खाका है जो चल रहा है। वंशावली एक राजनीति जिस प्रकार से परिवार को साध कर रही है, तथाकथित ही राज करता आया। 20-25 साल मम्मी जी अध्यक्ष रहती, मम्मी जी हटती तो बेटा जी आ जाते हैं, बेटा जी का पीछे मन बेमन हो जाता है तो फिर मम्मी जी को बना देते हैं।
मम्मी जी कहती नहीं बेटा जी अब तुम लायक हो गए फिर से बन जाओ, तो बेटा जी कहते नहीं अब खरगे जी को बनाएंगे, और खरगे जी बन तो जाते हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां हैं वो एक दो साल में नहीं, ये वर्षों वर्ष से जिस प्रकार की गति में कांग्रेस पार्टी ने दुर्गति पाई है और इस देश के खिलाफ राजनीतिक वातावरण बनाते बनाते आज इस स्थिति इस हश्र में आ गए हैं कि उनको नोटा का प्रचार करना पड़ रहा है। इससे लेकिन ऑप्शन तो नहीं है ना उनके पास, कुछ तो प्रचार किस बात का करेंगे मिलिंद जी? ऑप्शन नहीं होगा तो आदमी किस बात का प्रचार करेगा? ऑप्शन तो आपके पास चला गया तो फिर क्या करें? देखिए वैसे ही करना चाहिए तो जैसे खजुराहो में किया, एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर उसका प्रचार कर रहे हैं। आखिर लोकतंत्र की हत्या एक शहर में, आखिर क्या कारण है सूरत में नोटा का प्रचार नहीं कर रहे हैं? देखिए बचा क्या है? ठीक है अमित चौरसिया जी, क्या वो मजबूरी है कि सिर्फ इंदौर में आपको नोटा का प्रचार करना पड़ा, बाकी ऐसी जितनी भी सीटें हैं जहां से आपके प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कराया उसके बाद उसने नामांकन वापस लिया, दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, या खरगोन की, या फिर हम खजुराहो की ही बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, वहां पर आपने फिर क्यों निर्दलियों को समर्थन दे दिया और इंदौर में इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे पत्रकार साथी की कांग्रेस के प्रवक्ता भावावेश शायद कुछ गलत बोल गए, लेकिन उनको पता नहीं कि पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से लोकतंत्र को धीमा जहर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है वो चंडीगढ़ इसका सबसे लेकिन उन्होंने तो ये भी पूछा ना, उन्होंने तो ये भी, मैं आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन उन्होंने तो पूछा ना कि जब खजुराहो में स्थितियां ऐसी हुई कि आपके समर्थन में जो प्रत्याशी उतारा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से वो उसका नामांकन खारिज हो जाता है, तो फिर आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी इलेक्शन कमीशन में? क्यों कोई चिट्ठी नहीं लिखी? बिल्कुल चुनाव आयोग को शिकायत की गई, वो सीट इंडिया गठबंधन को दी गई थी और समाजवादी पार्टी का निर्णय था कि भाई वहां पे हमारा प्रत्याशी नहीं, तो उन्होंने उनके दो एक और सहयोगी संगठन को उन्होंने समर्थन किया। एक तो ये बात हो गई। सूरत की मेरे मित्र ने बात करी मिलन भाई ने, सूरत में सारे निर्दलीय प्रत्याशियों का भी नामांकन बीजेपी ने दबाव प्रभाव देकर निरस्त करवा दिया और ये घटना गांधीनगर में भी इन्होंने करी और यही घटना हुई पूरी की हवाला देते तो उड़ीसा में तो कांग्रेस तो तीसरे विकल्प के रूप में थी और उड़ीसा में जिस व्यक्ति ने अपना नाम वापस लिया उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट भी उड़ीसा में खड़ा हुआ है उसी सीट पर संबित पात्रा जाते चुनाव लड़ने जाके ये बात करे जगन्नाथपुरी की और वहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से आ रही है, वहां पे नवीन पटनायक जी के प्रत्याशी है, बहुत अधिक मतों से वहां चुनाव भी जीतने जा रहे हैं। तो ये तो वहां की हो गई बात। और जहां तक बात रही खजुराहो की, तो खजुराहो मैंने कहा आपको कि इंडिया गठबंधन के खाते में वो सीट थी, समाजवादी पार्टी ने उसका निर्णय लिया, मुलायम अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने उनको जो ठीक लगा उन्होंने उसको समर्थन भी किया। लेकिन जहां तक बात इंदौर की थी, तो इंदौर जैसा मैंने कहा कि न्याय की नगरी, मां अहिल्या की न्याय की नगरी के रूप में जाना जाता है, स्वच्छता सभ्यता संस्कार के रूप में इंदौर शहर की पहचान है। वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को चोरी करके मर्यादाओं को तार-तार करा, इस शहर की जनता में इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक मैसेज भाजपा का गया। भाजपा ने उसमें अपना कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी खो दिया और सांसद शंकर ललवानी की जीत को भी बेईमानी कर दिया। ये इंदौर शहर की जनता की बात है। और जहां तक बात है अपील की, तो कांग्रेस ने उस अपील को प्रमोट करा है। लोकतंत्र बचाओ समिति, सिविल सोसाइटी ने इंदौर में नोटा को लेकर प्रचार शुरू करा और कांग्रेस ने उसको अपना समर्थन दिया। और जिस तरह से आज 8 लोकसभा में सरकारी तीसरे चरण में भी हमने देखा सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया गया, क्योंकि मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जमीन पूरी तरीके से हिल गई। और अगर ईमानदारी वाले चुनाव होंगे तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, जी न्यूज के दर्शकों को भी बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अगर खजुराहो में आपने निर्दलीय को समर्थन दे दिया तो इंदौर में निर्दलीय को समर्थन ना देने के पीछे की वजह क्या थी? ये वजह थी कि कोई निर्दलीय आप पर भरोसा नहीं कर रहा था, या आप निर्दलीय पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि मान लीजिए वो जीत गया तो फिर आपका साथ ना छोड़ दे? क्या ऐसी कोई स्थिति थी? इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी को डराया गया, धमकाया गया, एक 376 का फर्जी आवेदन उनके खिलाफ वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खरीदा नहीं गया, मैं 15 लाख की घड़ी पहनता हूँ। वो तो भय के अंदर आके हम सारी चीज बोलेंगे ही। क्यों गए फिर कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ गाड़ी में बैठ के? क्यों उनके दो बाहुबली विधायक रमेश बिंदोला जी साथ में थे, उनके बाहुबली पार्षद जीतू यादव जी थे साथ में? क्या आवश्यकता थी? अगर कांग्रेस से नाराजगी थी नामांकन वापस लेते अपने घर बैठ जाते, भाजपा में जाने की आवश्यकता क्या थी? पूरा प्रपंच भारतीय जनता पार्टी ने रचा। जैसे मैंने कहा कि जनता कई बार भावावेश में आके निर्णय ले लेती है और जब वो अपने निर्णय पे पछताती है और उसको बायबैक करती है, तो यही लोकसभा सीट के अंदर इंदौर शहर जो 5 लाख 8 लाख की लीड भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जमीन हिल गई थी। इंदौर शहर परिवर्तन की बयान लिखने वाला था, मतदाता ने करवट ले ली थी
और ये चौथे चरण आते आते जो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार की हवा थी और 200 सीट के अंदर घुस गई। ये पूरे देश का माहौल, और इंदौर की जनता बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, आगे दूरदृष्टि को देखते हुए निर्णय लेती है, लंबा विजन लेकर निर्णय लेती है। और इस बार वो निर्णय जो था कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, ये चीज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से आभास हो गया था। ये पक्ष, ये निर्णय आपको हजम नहीं हुआ मिलन भार्गव जी, और आरोप ये लगता है कि सबसे स्वच्छ शहर में आपने डर्टी पॉलिटिक्स कर दी। मान लीजिए शंकर लालवानी जीत गए तो क्या ये फेयर पॉलिटिक्स होगी, फेयर कंपटीशन होगा, ये कह रहे हैं कांग्रेस? देखिए, मान लीजिए नहीं, कीर्ति जी जीत रहे हैं। अभी तो मैं मान ही लीजिए ना, अभी तो रिजल्ट तो नहीं आया ना, तो मैं उस पर कंफर्मेशन नहीं दे सकती, आप दे सकते हैं। मतदान तक नहीं करा है उन्होंने, तो अपना मतदान तक नहीं करा है। राजनीतिक रूप से इतनी मैच्योरिटी, इतनी जानकारी सभी रखते हैं, और ये पैनल पे जितने भी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, चाहे सुरेश जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनका पत्रकारिता का इतना अनुभव है, और कीर्ति जी आप भी जानती हैं, यदि अक्षय बम चुनाव लड़ते तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। देखिए, कारण एक नहीं है, शामिल कराया था आपने, वही तो एक बड़ा सवाल है ना। अगर आप वैसे भी जीत रहे थे तो कंपटीशन हो जाने देते। देखिए, हमारे यहाँ तो जिस खुले मन के साथ हम लोग राजनीति करते हैं कि इस देश की परंपरा रही वसुधैव कुटुंबकम, जिस नीति और जिस विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है उसमें सबका साथ सबका विकास है, और जिस विचार को लेके यदि हमारे विचार को कोई स्वीकार करके हम देश को विकसित बनाने, विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आना चाहता है तो स्वागत है। हमारे यहाँ तो एक खुले द्वार है, लेकिन हमारे विचार को स्वीकार करके आए, हमारे विचारों के आधार पर राजनीति करिए, हमारी जो पंचनिष्ठा है उसके आधार पर राजनीति करिए। ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है कि उनका कार्यकर्ता मूल बचा ही नहीं, उनका विचार ही नष्ट हो चुका। चूंकि गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नेहरू जी की जिद थी, उनको राजनीति करनी थी, उनको लगातार प्रधानमंत्री रहकर कब्जा करना था, तो ये नीति उनकी थी। लेकिन महात्मा गांधी जी के विचारों को आज स्वीकार करते हुए मतलब बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों पर अब चल रही है, और वही आप लोग बयानों में भी देते हैं कि अब पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करें जो उस वक्त का बयान था। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार कवरेज इसी तरह से जारी रहेगी, और जनता से एक बार फिर से वही अपील कि अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए, जरूर वोट दीजिए जाकर के।